अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने जब क्लासेस लिए थे उन क्लास में हमने स्टार्ट किया था यूनिट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि सेल जो है ये कैसे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को डिस्कवर किसने किया था, कैसे रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि ये सेल जो है ये कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि दुनिया में जितने भी सेल्स होते हैं उनको दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हमारा टॉपिक आज रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमारे टॉपिक में प्रोकैरियोटिक सेल में आज जिन चीजों के बारे में हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन आज होगा। इसी तरह हम देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिनको दूसरा नाम बैक्टीरियल सेल्स भी कहते हैं, उनका साइज क्या होता है। इसी तरह आज का फोकस हमारे पास रहेगा शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो शेप्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे बनाई है आप लोगों के लिए। इस तरह लास्ट पे हम एवेल्युएशन और असाइनमेंट का जो काम है वो आपको देंगे। तो इन तमाम चीजों को पढ़ाने से पहले हम देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये कौन सी सेल होती है। तो बेटा जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल का ताल्लुक होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं कि ये टर्म जो प्रोकैरियोटिक है, आर यू गेटिंग मी, ये टर्म जो प्रोकैरियोटिक है ये दो टर्म से निकला है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक जो बेटा है यानी कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक निकला है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग मी? शाबाश। तो बेटा सुनो, बोर्ड की तरफ देखो। तो मैं कह रहा हूं प्रोकैरियोटिक टर्म जो है it has been derived from two words, pro means before and carrion means nucleus। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो वो एक कॉइलेड स्ट्रक्चर होती है, और जो इनके पास न्यूक्लियस होता है ये एक कॉइलेड स्ट्रक्चर होती है, और कॉइलेड स्ट्रक्चर ये सेक्रेटेड होता है डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो कॉइलेड शेप में होता है, वो सेक्रेटेड होता है साइटोप्लाज्म में, इसके पास कोई एनवेलप नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जितनी भी चीजें इस न्यूक्लियस के पास होती है दे आर इन फ्रंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इज इट क्लियर? आप लोगों को समझ आ गया? शाबाश। तो बेटा अब मैंने आपको कहा क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस जो बेटा है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, वो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो डीएनए होता है बेटा, उसको यहाँ पे हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। That is also called as prochromosome, that is also called as genophore, that is also called as nucleoid, or that is also called as, we can say that, incipient nucleus, that is also called as incipient nucleus। तो इस बात से आपको यह पता चला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिनको बैक्टीरियल सेल्स भी कहते हैं, इनके पास जो न्यूक्लियस पाया जाता है क्योंकि वो नेकेड होता है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए उसको प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। क्योंकि वो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है इसलिए उसको जीनोफोर कहते हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, या उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं।
गुड। तो बेटा अब हम देखते हैं कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो बेटा वी नो दैट ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एक तो ये पाया जाता है बैक्टीरियाज में, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हमारे पास हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। इसी तरह हमारे पास जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिसको दूसरा नाम बेटा साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसके पास भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसी तरह हम देखते हैं जो स्पायरोचीट्स होते हैं, स्पायरोचीट्स उनके पास भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसी तरह जो हम देखते हैं बेटा माइकोप्लाज्मस, माइकोप्लाज्मस या प्लूरपीपीएलोज जिनको प्लूरा नमूना लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, इन तमाम के पास कौन सी सेल होती है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। और सबके पास कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे हम ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, इसका साइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इन डिफरेंट कैटेगरीज में, इन डिफरेंट कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म में इन प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है। तो बेटा अगर हम साइज की बात कर रहे हैं, साइज में हम देखते हैं जो एवरेज साइज होता है, यानी कि जितने भी दुनिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो एवरेज साइज होता है, उनका एवरेज साइज होता है बेटा 2 से लेके 2.6 मिलीमीटर, 2 to 2.6 मिलीमीटर। यानी कि अगर हमारे पास बैक्टीरिया है, अगर हमारे पास स्पायरोचीट्स है, अगर हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो एवरेज साइज होती है दैट इज 0.2 to 0.6 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 0.2 to 0.6 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 1 to 1.5 मिलीमीटर वाइड। यानी कि लॉन्ग वो होती है 2 से लेके 2.6 मिलीमीटर और उनकी जो विड्थ होती है दैट इज 1 to 1.5 मिलीमीटर। इसी तरह अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा वो माइकोप्लाज्मस होते हैं। कौन होते हैं बेटा? माइकोप्लाज्मस। यानी कि आर यू गेटिंग मी? आप लोगों को समझ आ रहा है? शाबाश। तो ध्यान रखो बोर्ड की तरफ बेटा। तो मैं कह रहा हूं सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो माइकोप्लाज्मस है और उनकी जो एवरेज साइज होता है दैट इज 0.1 to 0.5 मिलीमीटर। उनका साइज होता है 0.1 से लेके 0.5 मिलीमीटर तक। इसी तरह हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि जो लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल्स, और वी कैन से दैट हमारे पास जो लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्पायरोचीट्स होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। स्पायरोचीट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पायरोचीट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट कौन से सेल्स होते हैं? दोज आर कॉल्ड स्पायरोचीट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर हम इनका साइज देखेंगे, इनका साइज जो बेटा है दे कैन रीच अप टू 500 मिलीमीटर। ये किस साइज तक जाते हैं? 500 मिलीमीटर तक। तो बेटा यहां मैंने आपको इनके साइज के बारे में बताया कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। आपको समझ आ गया? शाबाश, आप लोगों को समझ आ गया। तो बोर्ड की तरफ देखो बेटा। तो साइज के बाद अब हम जाएंगे शेप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल पे, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेटा इसकी शेप्स क्या है, इसकी फॉर्म्स क्या है। तो हम पढ़ेंगे अब जो शेप होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, या जो फॉर्म होती है, कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स प्रोकैरियोटिक सेल में, दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो शेप्स होती है वो मैं आपको इन डायग्राम्स के जरिए, जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ बोर्ड पे बनाई है, उनके जरिए मैं आपको दिखाऊंगा।
तो बेटा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की जो पहली शेप होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉकस, दैट इज कॉल्ड एज कॉकस। बेटा कॉकस शेप जो प्रोकैरियोटिक सेल की होती है, ये कौन सी शेप होती है? आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग मी? शाबाश, गुड। तो बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान रखो। तो मैं आपको कह रहा हूं पहली शेप होती है कॉक्स। कॉकस का मतलब होता है ये वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसके पास स्फेरिकल शेप होगी, स्फेरिकल और ओवल, यानी कि जब हम इसकी आउटलाइन देखते हैं, आउटलाइन जब इस बैक्टीरिया सेल की देखते हैं तो ये आउटलाइन में क्या होता है बेटा? स्फेरिकल और ओवल, स्फेरिकल और ओवल। और स्फेरिकल और ओवल को देखने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है बेटा, अगर हम ये बैक्टीरिया की शेप देखेंगे, ये स्फेरिकल शेप है, ये ओवल शेप होती है बेटा। इस शेप को हम क्या कहते हैं? कॉकस शेप। क्या कहते हैं बेटा? कॉकस शेप। आर यू गेटिंग मी? गुड। क्या कहते हैं? कॉकस शेप। लेकिन बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या ये जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ये अकेले भी रहते हैं या ये टेम्पोरेरी और परमानेंट कॉलोनीज भी बना सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या बैक्टीरियल सेल्स हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है दे कैन लिव सिंगली और दे कैन फॉर्म परमानेंट और टेम्पोरेरी कॉलोनीज। अगर हम कॉकस शेप बैक्टीरिया को देखेंगे, कॉकस शेप प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे, ये अकेले भी रह सकता है। अगर ये अकेले रहेगा बेटा तो एट दैट टाइम इसको मोनोकॉकस कहते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया ये बैक्टीरिया अकेला है, ये भी अकेला रहता है और ये भी अकेला रहता है, इसलिए इसको कहेंगे मोनोकॉकस। जब यही प्रोकैरियोटिक शेप्ड बैक्टीरिया सेल्स किस में रहेंगे बेटा? पेयर्स में रहेंगे। यहाँ पे मैंने दो बनाए हैं, यहाँ अलग दो, ये आपस में दो रहते हैं, ये भी दो रहते हैं और इसको कहेंगे डिप्लोकॉकस। यही जब तीन रहेंगे तो ट्रिप्लोकॉकस कहेंगे, लेकिन यही जब चार रहेंगे एक जगह, चार एक ही कॉलोनी में रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राकॉकस। लेकिन यही कॉकस शेप्ड बैक्टीरिया जो है, यही कॉकस शेप्ड प्रोकैरियोटिक सेल जो है, जब ये एक चेन बनाएंगे, एक चेन में रहेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकॉकस। इसी तरह यही कॉकस शेप्ड बैक्टीरिया जो स्फेरिकल होते हैं या ओवल होते हैं, जब ये एक बंच ऑफ ग्रेप जैसा बनाएंगे, जो ग्रेप्स होते हैं उसका जो बंच होता है, उसका जो क्लस्टर होता है, जब ये वही शेप बनाएंगे दैट शेप इज कॉल्ड एज स्टाफिलोकॉकस। क्या कहते हैं उसको बेटा? गुड। क्या कहते हैं? स्टाफिलोकॉकस। तो पहली शेप हमने देखी कॉकस शेप। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास दूसरी शेप होती है बेटा, दैट शेप इज कॉल्ड एज बैसिलस। उसको क्या कहते हैं बेटा? बैसिलस। उस शेप को कहते हैं बैसिलस। तो कौन सी होती है बैसिलस शेप? अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स या जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं, चाहे वो स्पाइरोचीट्स हैं, चाहे वो माइकोप्लाज्मस हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं, उनमें बैसिलस शेप किसको कहेंगे हम बेटा? बैसिलस शेप वो शेप होती है यानी कि जिसमें एक बैक्टीरियल सेल की, जिसमें एक प्रोकैरियोटिक सेल की रॉड शेप होगी। कौन होगी बेटा? रॉड शेप। गुड। ये तो रॉड शेप्ड होते हैं और इन रॉड शेप्स के पास जो एंड्स होते हैं वो एंड्स फ्लैट होते हैं। वो एंड्स क्या होते हैं बेटा? फ्लैट। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे बैसिलस शेप दिखाई है। तो बैसिलस शेप जो बेटा है ये एक रॉड शेप होती है। रॉड शेप होने के बाद इसके एंड जो है वो फ्लैट होते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा ये बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया जो बेटा है ये भी अकेले रहेगा। अगर ये अकेला रहेगा तो मोनोबैसिलस कहेंगे। गुड। तो अगर ये पेयर्स में रहेंगे तो क्या कहेंगे? डिप्लोबैसिलस। गुड। अगर ये तीन रहेंगे तो क्या कहेंगे? ट्रिप्लोबैसिलस। गुड। तो लेकिन यही बैक्टीरिया जो है, यही बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया जो है, अगर ये एक स्टैक बनाएंगे, एक पाइल बनाएंगे बेटा, स्टैक यानी कि एक के ऊपर दूसरा बैठेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा बैठेगा, इस तरह चौथा बैठेगा। जब ये एक स्टैक बनाएंगे, एक पाइल बनाएंगे, उस शेप को हम कहते हैं बेटा पैलिसेड बैसिलस। क्या कहते हैं बेटा? पैलिसेड बैसिलस। गुड। इसी तरह जब ये बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया एक चेन में रहेंगे, चेन में रहने के बाद उस शेप को कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसी तरह हमारे पास बाकी शेप्स भी यहाँ पे हैं। जैसे इसके बाद हमारे पास शेप है जिसको कहते हैं स्पाइरिला।
जिसको क्या कहते हैं बेटा, स्पाइरिला। जैसे अब मैं जितने भी शेप सब आगे पढ़ाऊंगा, जिसमें स्पाइरिला है, जिसमें विब्रो है, जिसमें स्टॉक्ड है या जिसमें बडेड है, यहां से लेके जितने भी ये शेप्स होते हैं, ये इनमें कहीं भी एग्रीगेशन नहीं पाई जाती है, ये कॉलोनीज नहीं बनाते हैं। जैसे हमारे पास शेप है यहाँ पे स्पाइरिला शेप। स्पाइरिला क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया स्पाइरिलम दिखाया है। इसकी जो शेप होती है बेटा, वी कैन से दैट इट इज स्पाइरल शेप्ड, इट इज स्पाइरल शेप्ड। बेटा आप लोगों ने देखा है, आपके पास जो कॉपियां आती है ना, उस कॉपी में जो वो स्पाइरल किया होता है, स्पाइरल जिसे वो बंद किए होते हैं उसके पेपर्स, उसी शेप की जो है उसको स्पाइरिला शेप कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है, नेक्स्ट शेप जो हमारे पास है दैट इज विब्रो शेप। विब्रो शेप बेटा, ये विब्रो शेप जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की कौन सी शेप होती है, यहां पे हम देखते हैं। ये जो विब्रो शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये विब्रो जो है, विब्रो कहते हैं हम बेटा, वी कैन से दैट इट इज कॉमा शेप्ड, इट इज कॉमा शेप्ड। यानी कि जो हमारे पास कॉमास होते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, उन कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, विब्रो कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बेटा, विब्रो कहते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स की और एक शेप होती है जिसको बडेड शेप कहते हैं। हम देखते हैं बडेड शेप्ड जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बडेड शेप्ड जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं बेटा, दोज आर स्वोलन एट एंड्स। वो एंड्स में क्या होते हैं बेटा, वो किसी किसी जगह, यानी कि सर्टेन प्लेसेस पे, वो सर्टेन प्लेसेस पे किसी किसी जगह क्या होते हैं बेटा, वो स्वोलन होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं किसी किसी जगह। अगर किसी बैक्टीरिया जो है, अगर वो सर्टेन प्लेसेस पे स्वोलन होगा, एट दैट टाइम उस शेप को क्या कहेंगे बेटा, बडेड शेप। इसी तरह हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स के पास, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास, इसी तरह हमारे पास यहाँ कुछ बैक्टीरियल सेल्स के पास स्टॉक पाया जाता है। जिस तरह हमारे पास फ्लावर्स के पास स्टॉक होता है या एप्पल्स के पास स्टॉक होता है, उसी तरह उनके पास एक स्टॉक पाया जाता है। ये जो स्टॉक उनके पास पाया जाता है, जिस बैक्टीरिया के पास स्टॉक पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के पास स्टॉक पाया जाएगा, उस वाली शेप को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक्ड शेप कहते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया, तो होप कि आप लोगों को सब समझ आया होगा। तो अगले टॉपिक्स में हम इसके बहुत सारे शेप्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलम कुछ के पास नहीं होता है। तो उसके बिना पे, उसके प्रेजेंस या एब्सेंस के बिना पे जितने भी शेप्स आगे हैं, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, उसके बगैर भी और सारे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक को यहाँ पे इख्तिताम करूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, इसमें क्या करना है बेटा आपको काम। एक तो एवेल्युएशन के लिए आपको मैं यहाँ पे आपको पॉइंट दे रहा हूं ये कि आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है कि दुनिया में अर्थ पे मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स कौन है, विच आर मोस्ट primitive cells, which are most primitive cells on earth। दूसरा मुझे आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जिनको बैक्टीरियल सेल्स भी कहते हैं, इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड क्यों कहते हैं, इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड क्यों कहते हैं। इज इट क्लियर? तो असाइनमेंट आपके लिए ये है आज कि जब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे उससे पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है दैट इज 9797083247, इस पे आप क्या करोगे काम, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी आप डायग्राम बनाओगे, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाओगे, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इंशाल्लाह सेंड करोगे। तो अगले टॉपिक्स में हम उस प्रोकैरियोटिक सेल को भी इंशाल्लाह इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे। तब तक फी अमानिल्लाह।